ऐसा ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में क्या रणनीति अपनाई जाए। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। कहते हैं शायद इस बाजार को कुछ नज़र लगी हुई है, जैसे ही रिकवरी आने की लगती है कुछ ना कुछ मार्केट पर प्रेशर आ जाता है। अब ये आउट ऑफ नोवेयर यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को, क्योंकि मार्केट अब करीब 1.5 साल से काफ़ी तंग कर रहा है। नमस्कार अनुज एंड हैप्पी होली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कहने पे हमने भी अच्छे कपड़े पहने होली वाले, तो लेट्स कीप द चलिए, मूड थैंक यू। पॉजिटिव। हाँ, हैप्पी होली। हाँ। लेट्स कीप लेट्स कीप द मूड पॉजिटिव, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि 1.25 साल 1.5 साल से बाजार साइडवेज है, ब्रॉडर मार्केट में काफी करेक्शन हुई है। ये तो फैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये लेवल टिका हुआ है इंस्पाइट, बावजूद ये सारे जो नेगेटिव्स हमने देखे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ट्रम्प के जो टैरिफ बड़े बुरी तरह से लगाए थे इंडिया पे सबसे ज्यादा। तो वो सबके बावजूद हमारा जीडीपी ग्रोथ जो आ रहा है वो 6 to 7% जो आ रहा है। तो एक जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की, वो हमने डेमोन्स्ट्रेट करी है। मार्केट ऑफ कोर्स वेरियस रीजंस थे, जैसे हम रिवाइज करें कि एक तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस था पहले 5 साल में, 2019 से लेके 2024-25 तक बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। तो हमारी थोड़ी प्रीमियम बढ़ गई थी। उसके सामने ये जो हमने नेगेटिव्स के ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो आए थे, टैरिफ वगैरह, उस वो एक नेगेटिव आया। और मोर इम्पोर्टेंटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्ले था वो इंडिया में नहीं था। तो नेचुरली एफआईआईज ने जो पैसा निकाला इंडिया से वो एआई वगैरह में डाला। मेरे ख्याल से एआई का जो ट्रेड है वो काफी हद तक प्ले हुआ है, थोड़ा और स्टीम रहेगा। लेकिन लास्ट ईयर हमने जिस तरह से फ्रेंजी देखी थी, पागलपन देखा था एआई का, वो शायद अभी धीरे करके टेपर डाउन होगा। तो नेचुरली जो इंडिया को इमर्जिंग मार्केट्स के एलोकेशन से जो फ्लो मिलने हैं, वो मुझे मुझे लगता है कि अब आना शुरू होंगे। पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि जो नेट नेगेटिव था वो कम भी हुआ है। और मुझे लगता है कि जो एंटी डॉलर ट्रेड है, जिसमें ऑल अदर एसेट क्लासेस, इमर्जिंग मार्केट्स, गोल्ड सिल्वर वगैरह जो पैसा जा रहा है, उसकी वजह से इंडिया में वापस पैसा आएगा। डोमेस्टिक फ्लोज तो टेक्निकली देखे तो काफी स्ट्रांग रहे हैं। तो कम से कम एफआईएस की जो अगर सेलिंग बंद भी हो जाए तो मेरे ख्याल से बाजार को एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। फंडामेंटली मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स ऑयल का ऊपर जाना एक थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन आई थिंक वी आर नाउ रेजिलिएंट इनफ। हमारी ऑयल पे जो डिपेंडेंस थी पहले, उतनी नहीं रही है। तो एक नॉर्मल सिक्लिकल रिकवरी के लिए हम पोजीशन करना चाहिए हमें। और मैं देखूंगा कि वैल्यूएशन सबसे जो इंपॉर्टेंट थे 1-1.5 साल पहले जो थोड़े ज्यादा लग रहे थे, तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स वैल्यूएशंस अब रीजनेबल हुए हैं। ग्रोथ रेट अभी अच्छी दिख रही है हमें अगले 2 साल के लिए। और इंडिया का जो प्रीमियम था बाकी सब मार्केट से, वो भी कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये लेवल से मुझे इतनी नेगेटिव जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है उसमें कोई नेगेटिविटी दिख नहीं रही है। ओके, आप काफ़ी, अगर आप देखें तो यहाँ पे इस वक्त ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। मेरी जी, मेरी तरफ से भी आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आता हूँ इस अवसर को बातचीत के एक उपयोग करना चाहूँगा आपके ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के मिड कैप फंड, जो कि 27 फरवरी को खुला था, एनएफओ 13 मार्च को बंद होगा। इस वक्त मिड कैप्स पे आपका कन्विक्शन कैसा है? इस फंड को लाने का कारण क्या रहा, और क्या लार्ज कैप की तुलना में इस वक्त मिड कैप्स बेहतर वैल्यूएशन से मिल रहे हैं? आपका कहना ये है, आपका व्यू ये है इस एनएफओ के वक्त? बिल्कुल। तो फंड लॉन्च करने का सबसे बड़ा लॉजिक तो ये है कि एक हम यंग फंड हाउस हैं, तो हमें अपनी प्रोडक्ट रेंज कंप्लीट करनी है। हमने स्मॉल कैप फंड सक्सेसफुली लॉन्च किया था, अच्छा कर रहा है। फ्लेक्सी कैप भी अच्छा कर रहा है, मल्टी कैप भी कर दिया। तो ये एक हमारी प्रोडक्ट गैप हम कंप्लीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मुझे लग रहा है टाइमिंग भी ठीक हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो स्मॉल कैप से प्रमोट होके ऊपर आते हैं। विच मीन्स दैट जो स्मॉल कैप्स की जो रिस्क होती है, एक तो नंबर ऑफ स्मॉल कैप बहुत ज्यादा है, 800-900 स्टॉक्स हैं। मिड कैप में सिर्फ 150 हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये जो 150 स्टॉक्स स्मॉल कैप से ऊपर आते हैं, तो टिपिकली ये बिजनेस मॉडल स्टेबिलाईज करके, रिस्क फैक्टर कम करके बड़े होते हैं। दैट मीन्स कि जो बिजनेस की स्टेबिलिटी है वो काफी रोबस्ट होती है। एंड नाउ दे ओनली नीड टू फोकस ऑन द ग्रोथ पाथ। तो हमारी जो बेसिक फिलॉसफी है कि हमें वो स्टॉक्स पसंद है जहां पे ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी लंबी दिखे, लंबे समय की दिखे, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। वो अच्छी तरह से यहाँ पे क्वालिफाई होती है, क्योंकि मिड कैप्स अभी इतने बड़े नहीं हुए कि उन्हें ग्रोथ की प्रॉब्लम आने लगे, और इतने छोटे भी नहीं है कि उनके रिस्क कम हो, छोटे भी नहीं है इसलिए रिस्क कम होते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो
फॉरवर्ड पीई के बेसिस पे 1-1.5 साल पहले मिड कैप्स ऑलमोस्ट 36 पीई पे चले गए थे। अभी 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे करीबन 26-27 पे है। तो उस तरह से रीजनेबल हो चुके हैं। लार्ज कैप्स वैसे देखें तो 20 के पीई पे हैं, तो थोड़े कम वैल्यूएशन पे हैं। लेकिन अगर हम अगले 2 साल की कंसेंसस ग्रोथ एस्टिमेट देखें, तो जो लार्ज कैप्स का 20 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, उसके सामने 12% की अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मिड कैप्स का जो 26-27% का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, उसके सामने करीबन 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये जो मिड कैप का छोटा प्रीमियम है, वो ज्यादा ग्रोथ की वजह से आ रहा है, और मुझे लगता है जिस तरीके के क्वालिटी स्टॉक्स है ये सेक्टर में, एक अच्छा एंट्री लेवल मिल रहा है हमें फॉर द मिड कैप स्पेस। और दूसरी बात यह है कि हम 10-20% ऑफ द पोर्टफोलियो वैसे स्मॉल कैप्स में भी डाल सकते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1-2 साल में इतने अच्छी तरह से प्रोग्रेस करें कि वो मिड कैप हो सके। तो उससे हम ज्यादा अल्फा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पोजिशनिंग वाइज, क्वालिटी वाइज एक अच्छा माहौल है जब ये फंड लॉन्च कर सकते हैं हम। ऑल राइट मेरे जी, एक स्पेस जहां पर अच्छे रिटर्न्स बने हैं और आज भी देखिए इस मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रही है, वो है डिफेंस। डिफेंस में आप अपने पोर्टफोलियो में इस समय ओवरवेट हैं क्या, और क्या और पोजीशन ऐड करेंगे? डिफेंस में टिपिकली स्ट्रक्चरली हम ओवरवेट ही रहे हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी दिख रही है, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक सप्लाई टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, लेकिन क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होने लगा है, हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो अब एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छी तरह से ओपन अप हो रहा है। तो हमारे पोर्टफोलियो में 6-8% वेट है डिफेंस का, अच्छा वेट है, और मुझे लगता है ये हम मेंटेन करेंगे, शायद थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा मिहिर जी, ऑटो पे आपका व्यू क्या है? मीन पोस्ट जीएसटी कट सबसे बड़ा प्राइस स्ट्रेच, डिमांड में पुश जो देखा था हमने ऑटो में देखा था, और सबसे अच्छे प्राइस स्ट्रेच भी हमने ऑटो में देखे हैं। लुक एट अशोक लेन फॉर इंस्टेंस, आई मीन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी इसने। ऑटो पे आपका टेक क्या है, और ऑटो में कोई खास ब्रांच शाखा जिस पर आप काफी बुलिश हो? ऑटो में पहले हमारा जो प्रेफरेंस था वो प्रीमियम एंड पे था, जहां पे हाई एंड बाइक एसयूवीज वगैरह पे था। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने में कि जो ऑटो की डिमांड है वो थोड़ी और ब्रॉड बेस्ड हो रही है। तो अब हमने कमर्शियल व्हीकल्स में भी एक्सपोजर बढ़ाया है। तो टू व्हीलर्स में भी जो प्रीमियम टू व्हीलर्स है, ईवी स्पेस है, वहां तो हम है ही, लेकिन हमने रिसेंटली कमर्शियल व्हीकल में भी एडिशन करना शुरू किया है। तो इन जनरल जो मंथ ऑन मंथ नंबर्स आ रहे हैं, वो लग रहा है कि न सिर्फ जीएसटी कट्स की वजह से, लेकिन एक सिक्लिकल अपटर्न में भी ये मोमेंटम सस्टेन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से फोर व्हीलर्स एज वेल एज टू व्हीलर्स, खास करके टू व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स में हमारा एक्सपोजर ज्यादा है। थोड़ा बहुत हमारे यहाँ एसयूवी और ट्रैक्टर्स में भी है। ओके, हेल्थ केयर में कुछ कर रहे हैं क्या आप? हेल्थ केयर में हमारा फोकस ज्यादातर हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक्स की तरफ ज्यादा है, और 2-3 नाम ऐसे हैं जो सीडीएमओ स्पेस में हैं। जो यूएस को जेनरिक एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं, वहां पे हमारा एक्सपोजर कम है, क्योंकि हमें अभी भी वहां थोड़ी प्राइसिंग प्रेशर वगैरह लग रही है। लेकिन सीडीएमओ स्पेस और जो बाकी जो हेल्थ केयर स्पेस बताई, वहां पे अभी भी ग्रोथ अच्छा है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह की जो प्राइसिंग पावर है वो भी अच्छी तरह से दिख रही है, तो वहां पे भी हम ओवरवेट हैं। ऑल राइट, चलिए मेरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी होली और ऑल द बेस्ट आपको आपके इस नए फंड के लिए।